भारत जो कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, इस चिड़िया का दिल और दिमाग था बिहार। किसी जमाने में बिहार को दुनिया का सबसे विकसित प्रदेश माना जाता था। कभी बिहार को धर्म, संस्कृति, शिक्षा, व्यापार और राजनीति का गढ़ माना जाता था। कई महान हस्तियों का इस भूमि से नाम जुड़ा हुआ था। लेकिन देश और दुनिया के सबसे खुशहाल प्रदेश को ऐसा ग्रहण लगा कि आज वह अपनी बदहाली के आंसू रोते हुए अपने वजूद को बचाने के लिए जंग लड़ रहा है। बिहार को आजादी से पहले मुस्लिम आक्रांताओं और अंग्रेजों ने और आजादी के बाद नेताओं ने ऐसा बर्बाद किया कि वह देश का सबसे पिछड़ा और गरीब प्रदेश बन गया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार से शुरू हुई बिहार बनने की वीरान दास्तां। बिहार का नाम आते ही हम सभी के मन में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, लूटपाट जैसे ख्याल आने लग जाते हैं। लेकिन आपकी यह सोच और कल्पना से परे बिहार सदियों पहले एक ऐसा प्रदेश था जिसके नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता था। बड़े साम्राज्य उसकी तरक्की को देखकर जलते भी थे और हैरान भी होते थे। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय की भूमि रहा बिहार आज अपनी गौरवशाली पहचान को खो चुका है। एक समय भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से रहा बिहार किसी समय मगध के नाम से भी पहचाना जाता था। आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध और आचार्य चाणक्य जैसे महान व्यक्तित्व भी बिहार की धरती की ही देन है। बिहार नाम कोई संयोग नहीं है, बल्कि इस राज्य के शांति और समृद्धि की पहचान है। बिहार वह स्थान है जहां बुद्ध ने ज्ञान दिया, जहां भिक्षुओं ने ध्यान लगाया और जहां से पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिखा। भिक्षुओं के रहने और साधना करने के स्थान को विहार कहा गया और इसी से शुरू हुई बिहार की कहानी। बिहार भारत के सबसे दिलचस्प इतिहास वाला राज्य और इस राज्य को बनाने वाले 3 अलग अलग क्षेत्रों का अपना अनूठा इतिहास और संस्कृति है। भोजपुर, मिथिला और मगध। भारत को सोने की चिड़िया बनाने में बिहार राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कई वर्षों तक शाही शक्तियों के मुख्यालय के साथ साथ भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मुख्य केंद्र के रूप में रहा। हजारों वर्षों तक यह क्षेत्र कई शक्तिशाली राज्यों की राजधानी और शिक्षा के प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य करता रहा। बिहार क्षेत्र का सबसे पहला इतिहास संदर्भ हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में पाया जाता है। इसी बिहार की मिथिला भगवान राम की पत्नी सीता की जन्मभूमि थी। बिहार में पहला साम्राज्य बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा स्थापित किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल बिहार का सबसे स्वर्णिम युग माना जाता है। यह वो समय था जब बिहार की धरती पर कला, साहित्य और विज्ञान का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। यही वो समय था जब महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य की नीतियों ने न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे भारतवर्ष को ज्ञान से अवगत करवाया। आचार्य चाणक्य की रणनीतियों के दम पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने शिशुनाग और नंद वंश को पराजित कर भारत में पहला केंद्र शासित साम्राज्य स्थापित किया और मगध से ही समूचे भारत तक अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफलता हासिल की। गुप्त काल के दौरान ही गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में ज्ञान प्राप्त कर बौद्ध धर्म की स्थापना की और जन जन तक उसके विचारों को प्रचारित भी किया। हम कह सकते हैं कि बिहार ही बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है। धर्म, न्याय और सहिष्णुता का मैसेज लेकर गौतम बुद्ध ने कई स्तंभ और शिलालेखों का निर्माण करवाया। बोधगया में बोधि वृक्ष की स्थापना की और बौद्ध धर्म को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए खूब प्रयास किया, जिसका परिणाम आज सभी के सामने है।
सम्राट कुमारगुप्त ने 427 ईस्वी में नालंदा की स्थापना की और विद्वान भिक्षुओं एवं शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा से पोषित विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी के अंत तक 800 वर्षों से भी अधिक समय तक फला फूला। इसमें 2000 शिक्षक पढ़ाते थे और 10,000 छात्र पढ़ते थे। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया और श्रीलंका, साथ ही दक्षिण एशिया जैसे दूर दराज के विद्वानों ने नालंदा के वातावरण, वास्तुकला और शिक्षा के साथ साथ नालंदा के शिक्षकों के गहन ज्ञान के बारे में कई किताबें लिखी। यह वही दौर था जब बिहार में नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की छाप पूरी दुनिया पर दिख रही थी। नालंदा की 9 मंजिला लाइब्रेरी में से 9 से 10 मिलियन किताबों का ज्ञान प्रकाश फैला रही थी, जो संभवतः आज के इतिहास की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कही जा सकती है। इन्हीं किताबों में छिपा था दुनिया का सबसे अनमोल और रहस्यमयी ज्ञान, जिसे प्राप्त कर किसी भी क्षेत्र में सफलता के शिखर को छुआ जा सकता था। अभी तक भारत के जिस राज्य को मगध कहा जा रहा था, उसे बिहार कहने का समय आ गया था। यानी शुरुआत हुई तुर्क आक्रांताओं के आगमन की, जिन्होंने इस पाक धरती को नापाक कर दिया। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारियों ने बिहार में मुस्लिम शासन लगाया और फिर एक के बाद एक मुस्लिम शासकों ने इस क्षेत्र की बर्बादी की कहानी को लिखना शुरू कर दिया। लंबे समय तक बिहार दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की गुलामी में रहा। मुस्लिम आक्रांताओं को बिहार की तरक्की और ज्ञान का प्रचार प्रसार आंखों में खटक रहा था। इसके बाद उन्होंने इसे पूरी तरह से जड़ से खत्म करने की योजना तैयार की। सन 1200 के आसपास खिलजी वंश ने नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसे शिक्षण संस्थानों की तबाही की शुरुआत कर दी। देखते ही देखते मुगल आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इस शिक्षा के सबसे बड़े मंदिरों को जलाकर न सिर्फ नष्ट किया, बल्कि पूरे भारत को उसकी जड़ों से काट दिया। बौद्ध संस्कृति का अंत भी इसी काल में देखा गया और बिहार से धीरे धीरे बौद्ध धर्म सिमटने लगा और देखते ही देखते जड़ से नष्ट हो गया। खिलजी के आक्रमण के बाद बिहार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हालांकि उसके बाद शेरशाह सूरी के शासन में इसकी सूरत को बदलने का थोड़ा बहुत प्रयास हुआ, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने आकर इसे गुलामी की जंजीरों में लंबे समय तक इस कदर जकड़ा कि जहां न संस्कृति बची न संस्कृति का कोई निशान बचा। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने पूरे बिहार को कब्जे में ले लिया। 1857 की क्रांति में बिहार की आजादी के लिए वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से 2-2 हाथ किए और शहादत हासिल की। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत भी बिहार की धरती से ही की और ताउम्र अहिंसा के संघर्ष को भी जारी रखा। इसी दौर में अंग्रेजों के समय में ही बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और बिहार अलग राज्य स्थापित हुआ। कई वीरों के बलिदान और संघर्ष के बाद बिहार आजाद हुआ और उसके बाद यहां के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव आने लगे। आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी इसी बिहार में हुआ। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार की राजधानी पटना में हुआ। भारत के सबसे ज्यादा भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बिहार से ही निकलते हैं, लेकिन इसके बाद भी बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। विश्व में शिक्षा के केंद्र का गौरव प्राप्त करने वाले इस राज्य में साक्षरता दर अन्य राज्यों से काफी कम हो गई है और रोजगार न मिलने के कारण पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। 1947 में आजादी के बाद बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व तेजी से बढ़ने लगा। 1946 से 1961 तक डॉक्टर एस.के. सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने भूमि सुधार कानून, शिक्षा, सिंचाई परियोजनाओं के विकास पर पूरा ध्यान दिया।
इसके बाद 1961 में विनोदानंद झा और फिर कृष्ण बलदेव सहाय का शासनकाल रहा, यानी 1967 तक कांग्रेस का ही दबदबा बना रहा। लेकिन इसके बाद फिर बड़ी राजनीतिक उठापटक शुरू हुई। गठबंधन युग आया जिसमें समाजवादी उभार देखने को मिला। इस दौर में बिहार में पहली बार गठबंधन सरकार बनी, जिसे संयुक्त विधायक दल के तौर पर पहचाना गया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस विरोध लहर दौड़ पड़ी और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी जैसे नेता इसी लहर से उभर कर सामने आए। 1977 में आपातकाल के बाद जनता पार्टी का शासन आया और कांग्रेस युग खत्म हुआ। 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और 2005 तक उन्हीं ही पार्टी का शासन रहा। लालू यादव के शासनकाल में बिहार के हालात का सबसे क्रूरतम और डरावना वर्णन जंगल राज शब्द के इस्तेमाल से मिलता है। यह शब्द पहली बार पटना हाईकोर्ट ने 1997 में बिहार की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, भ्रष्ट अफसर राज्य चला रहे हैं और बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। उस दौर में खुलेआम अराजकता का इतना बोलबाला था कि आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। आरोपी बेखौफ घूमते थे, सरकारी अमला लगभग निष्क्रिय हो चुका था और आम जनता की रक्षा करने वाला तंत्र खुद अपराधियों के सामने लाचार दिखता था। उस समय की राज्य की कानून व्यवस्था पर नियंत्रण लगभग खत्म सा हो गया था। अपहरण, हत्या, डकैती, रंगदारी, हर तरह के अपराध में भारी बढ़ोतरी हो गई थी। कई क्षेत्रों में माफिया और अपराधियों का आतंक था और पुलिस प्रशासन की भूमिका या तो निराशाजनक थी या वे खुद अपराधियों की साझीदार बन चुके थे। एनार्की, स्पॉन्सर्ड क्राइम, दादागिरी, ऐसे शब्द आम हो गए थे। आमतौर पर कहा जाता है कि लालू यादव के इशारे पर शासन की अनदेखी से समाज में क्राइम कल्चर स्थापित हो गया था, जिसमें खासकर अपहरण, फिरौती का व्यवसाय फलता फूलता रहा। फिर प्रसिद्ध चारा घोटाले ने बिहार की छवि को और रसातल में पहुंचा दिया। स्वयं मुख्यमंत्री लालू यादव को जेल जाना पड़ा। घोटाले, मंत्रियों अफसरों की मिलीभगत, व्यापक भ्रष्टाचार, जातिगत राजनीति और सामाजिक विभाजनों ने राज्य के हर वर्ग को प्रभावित किया। लालू राज में हर शहर कब्जे में, हर घर में भय, असुरक्षा और अपराधियों की मनमानी और सरकारी मशीनरी की लाचारी छा गई थी। अपहरण और हत्या धंधा बन गया था। कई बार स्कूल जाते वक्त बच्चे सुरक्षित नहीं थे। विकास कार्य ठप हो गए थे। सरकारी सेवाएं रस्मी बनकर रह गई थी। हर वर्ग, व्यापारी, किसान, आम नागरिक अपराध का शिकार हो रहे थे। न्यायालय तक ने सरकारी व्यवस्था पर सार्वजनिक रूप से कई बार सवाल उठाए। यह दौर बिहार के आधुनिक इतिहास में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार व अपराध के चरम पर पहुंचने का पर्याय बन गया और जंगल राज इसकी सार्वभौमिक छवि थी। इसके बाद 2005 में नीतीश कुमार ने भाजपा के संग मिलकर सरकार बनाई। इस दौर में सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। शराब बैन और महिला और पिछड़े वर्गों के लिए जनहितकारी योजनाओं ने भी बिहार को कुछ संबल दिया। लेकिन एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ कि गठबंधनों में दलों की अदला बदली होने लगी और जेडीए ने राजद और कांग्रेस संग मिलकर 2015 में फिर नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाई। इसके बाद 2017 में नीतीश फिर एक बार एनडीए संग चले गए। पलटू राम का टैग लिए नीतीश 2022 में महागठबंधन में गए, लेकिन 2024 में फिर उनका मन बदल गया और वे फिर से एनडीए में शामिल हो गए। राज चाहे लालू का रहा हो या नीतीश का, दोनों के ही शासनकाल में बिहार की बद से बदतर हालत होती चली गई। बिहार की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है।
राज्य में सड़क, बिजली, सिंचाई और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं तक का अब तक अभाव है। रोजगार की बात ऐसी लगती है जैसे किसी ने कोई मजाक कर दिया हो। बिहार के नेताओं ने उसे आज ऐसी दुर्दशा में पहुंचा दिया है जिसमें बिहारी होना एक गाली बन गया है। इस कथन में राज्य की संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक हालात की निराशाजनक तस्वीर दिखती है। बिहार कभी इतिहास, संस्कृति, शिक्षा और नेतृत्व का केंद्र माना जाता था, परंतु लगातार राजनीतिक अक्षमता, गैर जवाबदेही और अपराध, भ्रष्टाचार ने इसकी छवि को गहरे धब्बे दिए हैं। लंबे समय से चली आ रही जंगल राज की पहचान हो या विकास परियोजनाओं का आधा अधूरा कार्यान्वयन, राज्य की आम जनता अभाव, असुरक्षा और हाशिए का जीवन जीने को मजबूर है। लगातार बढ़ रहे अपराध और बेरोजगारी ने बिहार के युवाओं के सपनों को तोड़ा और उन्हें पलायन के लिए विवश किया। प्रवासी होने पर अन्य राज्यों में बिहारी शब्द तिरस्कार या मजाक का कारण बन जाना इसी सामाजिक कलंक की परिणति है। स्थानीय नेतृत्व की नीतिगत असफलताओं का सबसे बड़ा असर समाज की सामूहिक मनोदशा पर पड़ा है। व्यक्ति अपनी पहचान छुपाने लगे हैं। राज्य को अगर इस दुर्दशा से निकालना है तो नेताओं को नीतियां बनाते समय समाज की गरिमा, सामाजिक पुनर्जीवन और कानून व्यवस्था की बहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, वरना बिहारियों के लिए यह संज्ञा अपमान और हाशिए का पर्याय ही बनी रहेगी। धन्यवाद।